आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास की पहली पोइम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में जानेंगे। आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले हम इसके कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट था। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोइट। यह एक अमेरिका के कवि थे। हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये यूएसए के मतलब अमेरिका के होने के बावजूद भी इनका जो कार्य पहले इंग्लैंड में पब्लिश्ड हुआ, बाद में अमेरिका में हुआ। इसके आगे देखते हैं। फ्रॉस्ट फादर वॉज ए टीचर एंड लेटर एन एडिटर ऑफ द सैन फ्रांसिस्को इवनिंग बुलेटिन। हिज फादर डाइड ऑन May 5, 1885। सबसे पहले इनके पिताजी एक टीचर हुआ करते थे। बाद में उन्होंने अखबार में एक एडिटर की पोस्ट पर काम किया और उनकी मृत्यु 5 मई 1985 को हो गई थी। आगे देखते हैं इनकी मम्मी के बारे में। फ्रॉस्ट मदर इसाबेल मोडी स्कॉटिश इमिग्रेंट वॉज ए टीचर। इनकी मम्मी एक स्कॉटिश अप्रवासी हुआ करती थी, इसाबेल मूडी, और ये एक अप्रवासी थी। आगे देखते हैं। हिज फादर वांटेड टू नेम हिज सन आफ्टर जनरल ली बट हिज मदर वॉज ए पोएटेस्ट। इनके पिताजी जो थे एक जनरल हुआ करते थे ली, उनके नाम पर अपने बेटे का नाम रखना चाहते थे सोसी, और इनकी मम्मी एक कवियत्री हुआ करती थी। सो शी वांटेड टू नेम हर सन रॉबर्ट आफ्टर रॉबर्ट बर्न्स। इसलिए वो इनके आगे रॉबर्ट नाम लगाना चाहती थी। द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ स्कॉटलैंड। ये जो रॉबर्ट बर्न्स थे, ये स्कॉटलैंड के महान कवि हुआ करते थे। एज ए कॉम्प्रोमाइज और समझौते के तहत द सन वॉज नेम्ड रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इन प्रकार से उनका नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट पड़ा। एक तो जनरल का यहाँ पर सरनेम था और कवि का, इस प्रकार से इनका नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट पड़ा। आई थिंक आपको ये सूचना बढ़िया लग रही है, तो इसके आप लाइक जरूर करें वीडियो को, और जो नोट्स है ना नोट्स बना लें, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ये। इन 1894 और 1984 में ही सोल्ड हिज फर्स्ट पोइम। उन्होंने अपनी पहली पोइम बेची थी, माई बटरफ्लाई, जिसका नाम था माई बटरफ्लाई। एन एलेजी, ये एक एलेजी थी, शोक गीत था। पब्लिश्ड इन द November 8, 1894। और इनका ये जो पहला काम था वो November 8, माई बटरफ्लाई 1894 के अंदर प्रकाशित हुआ था। एडिशन ऑफ द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट, और ये द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट का संस्करण था। आगे देखते हैं इसके बारे में। एक बात और बताते हैं, एलेजी एक शोक गीत होता है जो किसी की मृत्यु पर गाया जाता है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। इस पोइम में हमें एक हेमलॉक पेड़ दिखाया गया है। हेमलॉक पेड़ का जिक्र करा गया, जिसका हमने एक पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करी है। ये हेमलॉक पेड़ है, इसके ऊपर एक कौवा बैठा है, और नीचे ये जो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है वो। तो हुआ क्या कि एक बार एक हेमलॉक का पेड़ था और उसके ऊपर एक कौवा बैठा था, और नीचे कोई व्यक्ति बैठा था जो उदास था, दुखी था। फिर जब कौवा अपने पंखों को हिलाता है तो कौवे की जो पंख के ऊपर बर्फ थी वो उस आदमी के ऊपर गिरती है, और इससे क्या होता है कि उस आदमी का मन बदल जाता है, और इसी को इस पोइम में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम इस कविता को शुरू करते हैं। हमारी पोइम यहां से है। द वे a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब एक एक चीज देखेंगे। वे तौर तरीका या रास्ता होता है, यहाँ पर तरीका करेंगे। क्रो एक कौवा, सुक ये सेकंड फॉर्म है, सुक हिलाया, डाउन नीचे, ऑन पर, मी मेरे पर। द डस्ट ऑफ स्नो ये हो गए बर्फ के धूल के कण, या जो महीन बर्फ होती है, बहुत बारीक जो रेत के समान होती है, उसको बोला गया द डस्ट ऑफ स्नो। फ्रॉम से ए हेमलॉक ट्री, ये होता है एक धतूरे का पेड़। अब इसके अंदर जो धतूरे का पेड़ है, इसे हम जहरीला पौधा या पेड़ कहते हैं, पॉइजनियस। और ऊपर एक जो कौवा है उसको भी हम
इनऑस्पिशियस मानते हैं। ये दोनों हमारे लिए अपशुगन के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन इनमें इतनी कैपेसिटी है कि ये एक आदमी के मूड को चेंज कर देंगे। हमारी सोसाइटी में हम धतूरे के पेड़ को और कव्य को अच्छा नहीं मानते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जिस प्रकार एक धतूरे के पेड़ से कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कणों को गिराया, अपने पंखों को हिलाकर बर्फ के कणों को गिराया। अब एक एक चीज देखते हैं। वे होता है तौर तरीका, क्रो होता है कौवा, सुक सेक की सेकंड फॉर्म होती है, डाउन नीचे प्रेपोजिशन है, और सुक डाउन फ्रेजल वर्ब भी बनती है। ऑन प्रेपोजिशन है, मी मुझ पर, द डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पर द इसलिए लगा है क्योंकि हम जो डस्ट है वो स्नो की दिखा रहे हैं, इसलिए स्पेसिफाइड कर रहे हैं तो आर्टिकल द लगा रहे हैं। फ्रॉम प्रेपोजिशन होता है, और ए आर्टिकल है। हेमलॉक ट्री एक धतूरे का पेड़, एक धतूरे के पेड़ से जिस प्रकार कौवे ने मेरे ऊपर धूल के कण गिराए। इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये अगले स्टेंजा में समझ में आएगा। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। हैज गिवन दिया, माई हार्ट मेरे दिल को, ए चेंज ऑफ मूड, इसमें क्या हुआ, इसकी मनस्थिति बदल गई, इसके विचारों में बदलाव आ गया। एंड सेव्ड बचा लिया, सम पार्ट कुछ भाग, सम पार्ट कुछ भाग, ऑफ ए डे आई हैड यूड। ये कवि कह रहा है कि जैसे ही बर्फ के कण कौवे ने मेरे ऊपर गिराए, उससे क्या हुआ कि मेरी मनस्थिति बदल गई, और जिस दिन को मैं बैठे बैठे यूं ही क्या कर रहा था, खराब कर रहा था, बर्बाद कर रहा था, उस दिन का कुछ भाग मैंने बचा लिया। इसमें एक मैसेज ये भी समझ में आता है, जैसे कौवा जानवर है और हम इंसान जो होते हैं, हम अपने आप को ज्यादा बढ़िया प्रजाति या बढ़िया मानते हैं, और हम जानवरों को जानवर ही समझते हैं। तो जानवर पर जब मुसीबत आई, बर्फ जब उस पर गिरी, तो उसने हार नहीं मानी। जिस प्रकार ये आदमी इस पेड़ के नीचे बैठा था, ये आदमी इस पेड़ के नीचे बैठा था परेशान होकर, लेकिन उस कौवे ने क्या करा, अपनी परेशानी को खुद अपने बिहाफ पर टैकल किया, और उसने अपने पंखों को हिलाया और बर्फ को गिरा दिया। इससे इस आदमी के मन में एक थॉट आया होगा कि जब ये कौवा अपनी परेशानी को दूर कर सकता है, तो मैं एक इंसान होकर अपनी परेशानी को दूर क्यों नहीं कर सकता हूं। इस प्रकार इसने कौवे से एक लेसन लेकर अपनी परेशानी को टैकल करने के लिए, अपनी परेशानी को हैंडल करने के लिए जिस दिन को यूं बर्बाद कर रहा था, उस दिन को बचाया। दोबारा देखते हैं पिक्चर में। ये जो धतूरे का पेड़ है, हमारी सोसाइटी में अपशुगन के तौर पर माना जाता है। और ये जो कौवा है, ये भी अपशुगन माना जाता है। बट इन दोनों ने इस आदमी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। तो हम ये समझ लें कि जिन चीजों को हम अपशुगन के तौर पर मानते हैं, वो हर एक की लाइफ में अपशुगन हो ऐसा भी नहीं है। तो मेरी ये व्याख्या आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, अपने इस पोइम को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। आपका हर एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम ऐसे और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो।